नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का अगला हिस्सा। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि आदिवासी जो लोग थे वो क्या क्या काम करते थे, किस तरह का उनका जीवन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ जनजातीय लोग नदी पार कर रहे हैं और जंगल से सामान ला रहे हैं। लोग झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। हमने पूर्वोत्तर और मध्य भारत में रहने वाले घुमंतू किसानों के बारे में जाना। हमने शिकारी और संग्राहक प्रजातियों के बारे में जाना। हमने उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय के लोगों के बारे में जाना। इस चित्र में भी हमने देखा कि किस तरह जंगलों से मिलने वाले सामान को ये लोग प्रयोग करते थे। हमने ये भी जाना कि आदिवासियों को आसपास के इलाकों में काम भी करने पड़ते थे। और हमने ये भी जाना कि कुछ जानवर पालते थे, जिसमें कुल्लू के गद्दी समुदाय, पंजाब के पहाड़ों में वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लवाड़िया समुदाय और कश्मीर के बकरवाल समुदाय के लोग आते हैं। और हमने ये भी जाना कि कुछ ऐसे जनजातीय लोग भी थे, समुदाय थे जो एक जगह खेती करते थे। गौंड समुदाय और संथाल समुदाय के ये लोग थे। अब हम जानेंगे कि उपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जब आदिवासियों के अपने जमीन के ऊपर मालिकाना हक हो गए तो उनमें से कुछ मुखिया बन गए। तो जब उपनिवेश स्थापित हो गया तो जो मुखियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था, उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ये सारा चला गया। कई जगहों पर उन्होंने अपनी पुलिस रखी होती थी, मतलब कुछ लोग रख लिए होते थे जो बाकी लोगों को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प करते थे। उन्होंने अपने प्रबंधन नियम बना लिए थे। जब ब्रिटिश शासन हो गया तो क्या हुआ, मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला, परंतु उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं और उन्हें अब ब्रिटिश अधिकारियों के नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब हमने पिछली वीडियोज़ में देखा जहां बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े राजा हार चुके थे, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। कुछ लोग खुद ही अपने लोगों को धोखा दे रहे थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वहाँ पर ये बेचारे आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग क्या करते, उन्हें भी तो ये नियम मानने ही पड़ने थे। तो अब उनका जीवन धीरे धीरे चेंज होने लगा था। जो ये तो हमने देखा कि मुखियाओं का क्या हुआ। अब हम देखेंगे घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। हमने पिछली वीडियो में देखा जो घुमंतू काश्तकार थे उन्हें तो पहले ही अंग्रेज असभ्य मानते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या कोशिश की, अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी उन समूहों से जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको अपनी आमदनी का स्रोत भी चाहिए था। उन्होंने ज़मीन के कुछ नियम लागू किए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। अब पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। एक व्यवस्था बन गई जिससे सरकार को आमदनी होने लगी और लोगों का जीवन बदलने लगा। परंतु ये उनके फायदे के लिए था या नुकसान के लिए था, अब इसको जानते हैं। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों ने कोशिश तो बहुत की, पर यह कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। उनके जो खेत थे वो भी अच्छी उपज नहीं दे पा रहे थे। तो वो इस बात पर अड़ गए कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए और व्यापक विरोध भी हुआ। जब लोग दुखी हो जाते हैं तो विरोध होता है और विरोध के बाद उन्हें अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी और कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। इस दौरान बच्चों अंग्रेज़ों ने वन कानून बनाए। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लोग काम कर रहे हैं खेतों में। ये चित्र आपको उस समय की व्यवस्था और जनजातीय जीवन को समझने में बहुत
मदद करेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये औरतें जंगलों में साफ कर रही हैं जंगल को, और भील समुदाय की औरतें हैं ये, और ये गुजरात के जंगल में है। हमने नक्शे में देखा था कि गुजरात में भील समुदाय के जनजाति समूह रहते थे। तो बच्चों, जो वन कानून बनाए उनसे भी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन इन जनजातियों के जीवन में आया। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ पे कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती। तो आप सोचिए, इन सभी जनजातियों का जीवन किससे जुड़ा था? जंगलों से। उनकी सारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती थी? जंगलों से। अब जंगलों पर जब राज्य का नियंत्रण हो गया, अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया, तो इन लोगों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती? ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब उधर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत सारे काम लगा दिए, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाने थे, तो उनको रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। उन्होंने इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को लालच दिया कि हम आपको छोटे छोटे टुकड़े देंगे ज़मीन के, आप वहाँ पे काम करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़े दिनों के लिए हमारे पास वन विभाग के पास मजदूरी भी करनी होगी। इससे लोगों को ज़मीन मिल गई और वन विभाग को सस्ते श्रम पर लोग मिल गए। तो उन्होंने लोगों को वहाँ पे बसा दिया। और इस दौरान प्यारे बच्चों, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने उपनिवेशिक वन कानून का विरोध भी किया। क्यों विरोध किया? उन्होंने इन नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, और कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों? क्योंकि अंग्रेज उनको बड़े कम श्रम दान पर रख रहे थे, मतलब बड़ा कम उनको सैलरी दे रहे थे और उनसे बहुत अधिक काम ले रहे थे, और उनका अपना जो परंपरागत जीवन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। और इसीलिए सन 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी कहा था कि हमें इतिहास की जानकारियाँ पिछले लेखों से भी मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक आपकी बुक में ही ये उदाहरण दिया गया है, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। ये एक अंग्रेज़ मध्य भारत में बैगा आदिवासी जो थे उनके इलाके में आए, वहाँ का उन्होंने अध्ययन किया और उनके लोक गीतों के बारे में भी जाना। तो एक गीत उनके हाथ लगा जिसको उसने अपनी पुस्तक में वर्णित किया। अब इस गीत की लाइनें देखिएगा आप, इसकी पंक्तियाँ देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी परेशानी में थे आदिवासी लोग और उनके मन में कितना विद्रोह चल रहा था कि उन्होंने इस तरह के गीत ही बना डाले। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में, अंग्रेज़ों के इस देश में। तो बच्चों, ये जो कविता थी ये उस वक्त के हालात को बयां कर रही है। तो आज हमने काफ़ी जानकारी हासिल की। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।